Hello and good morning, students of class 12th. Today in our economic class we are going to continue our chapter number 10, employment and unemployment. Our today's topic is jobless growth. आज का हमारा टॉपिक है बेटा jobless growth. देखिए, कोई भी इकोनॉमी ग्रोथ कब करती है जब उसका लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज़ होता है, और लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं. फर्स्ट, हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दें, ज़्यादा लोग प्रोडक्शन की प्रोसेस में लगेंगे तो ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा आउटपुट होगा, और ज़्यादा आउटपुट होगा तो हमारी जीडीपी वैसे ही बढ़ेगी. ठीक है ना. दूसरा केस क्या है? टेक्नोलॉजी. थ्रू बेटर टेक्नोलॉजी हम अपना आउटपुट इंक्रीज़ कर सकते हैं. हमें पता है कि इंडिया एक पुअर कंट्री है. ठीक है. पुअर कंट्री मीन्स इट इज़ नॉट सो मच डेवलप्ड. ऑलराइट. सो इस कंट्री के अंदर हमारे जो एम्प्लॉयमेंट है वो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी लो हैं. इसकी जीडीपी बढ़ रही है किस वजह से? टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने की वजह से. टेक्नोलॉजी अच्छी है तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो जीडीपी है वो राइज़ तो कर रही है, लेकिन किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से, एम्प्लॉयमेंट की वजह से नहीं. तो ग्रोथ तो हो रही है, वो कैसी हो रही है? जॉबलेस. ठीक है. वाई आर वी रिलाइंग मोर ऑन टेक्नोलॉजी? हम ज़्यादा भरोसा टेक्नोलॉजी पे क्यों कर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट पे कम क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक तो है लेवल ऑफ आउटपुट. जितना लेवल ऑफ आउटपुट हमारा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से होता है उतना एम्प्लॉयमेंट करने से नहीं बढ़ता. ठीक है ना. एक तो ये वजह है, और दूसरी क्या कारण है? दूसरा कारण है कि हमारी कंट्री के अंदर एमएनसीज़ बहुत ज़्यादा हैं. एमएनसीज़ की वजह से हमारी कंट्री के ज़्यादातर मार्केट मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने हाईजेक करके उसके ऊपर कंट्रोल किया हुआ है, और उनकी जो प्रोडक्शन है वही कंपनीज़ करती हैं, और वो हाई एडवांसमेंट और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के हेल्प से आगे प्रोडक्शन करती है, आउटपुट लेवल बढ़ाती है. ठीक है. वो एम्प्लॉयमेंट, उनका मकसद ये नहीं है कि मुझे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, नहीं. उनका मकसद ये है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लेवल ऑफ आउटपुट चाहिए कम कॉस्ट पे, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकूं. तो एमएनसीज़ का हमारे देश में आना भी एक वजह है जिसकी वजह से हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम हो गई हैं. क्यों? वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करने में ज़्यादा भरोसा रखती हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स. फर्स्ट वन इज़ कैजुअलाइजेशन. कैजुअलाइजेशन क्या होता है बेटा? कैजुअलाइजेशन हमारा जो एक ऐसी सिचुएशन आप मान लीजिए जिसके अंदर जो कैजुअली हायर्ड वर्कर्स हैं वो टोटल वर्कफोर्स में बढ़ते हैं. कैजुअली हायर्ड वर्कफोर्स कौन सी होती है? जो कैजुअल वर्कर होते हैं ना बेटा, हमारे कैजुअल वर्कर, जैसे मान लीजिए आज किसी के वर्कर के पास काम है, कल नहीं है, परसों है, फिर अगले दिन है, फिर उससे नेक्स्ट डे नहीं है, मतलब पूरा हर वक्त उसके पास काम नहीं होता. ठीक है. कभी काम मिल गया, कभी काम नहीं मिला. जैसे मजदूर है, अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होगा या इससे रिलेटेड कुछ काम चल रहा होगा तो उसको काम मिल जाएगा. अगर कहीं पर उसके आसपास के इलाके में या फिर किसी ऐसी जगह पर काम नहीं मिला उसको, तो वो क्या रहेगा? अनएम्प्लॉयड रहेगा. इट इज़ बेसिस ऑन हिज, मतलब ये बेस करता है कि उसको काम कितने टाइम के लिए मिलता है. रेगुलर वर्कर नहीं होते, जिस दिन काम मिला उस दिन उसको पे मिलेगी, जब काम नहीं मिलेगा तब पे उसको नहीं मिलेगी. ठीक है ना. रेगुलर वर्कर कौन से होते हैं? रेगुलर वर्कर वो वर्कर होते हैं जिनको साल के 12 महीने काम मिलता है. ठीक है. एक प्रॉपरली व्यक्ति के अंडर वो काम करते हैं. तो कैजुअलाइजेशन में जो कैजुअल वर्कर है, जिन्हें कभी कभार ही काम मिलता है, उनका हमारे जो वर्कफोर्स है उसके अंदर इंक्रीमेंट होना, राइज करना उनका लेवल. ठीक है. वर्कफोर्स क्या होता है? जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं. अब जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं उसके अंदर वो लोग भी होंगे जो कैजुअल वर्कर होंगे. ठीक है ना. तो कैजुअल वर्कर की मात्रा लगातार वर्कफोर्स में बढ़ना ही हमारा क्या कहलाता है? कैजुअलाइजेशन. ऑलराइट. परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर्स. हमारे देश में कैजुअली हायर्ड वर्कर्स की जो परसेंटेज है वो लगातार बढ़ती जा रही है. 72-73 में 23% थी, 99-2000 में 33% हो गई, 2009-10 में 39.3.
इसके बाद 13-14 में बेटा अगर हम देखें ध्यान से, ये थोड़ी डिक्लाइन हुई है 30.9, बट अगेन 13-14 से 15-16 तक ये अगेन 3% बढ़ गई है। ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड जो वर्कर्स हैं, वो वर्कर्स जो खुद से ही काम कर रहे हैं, किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, उनकी जो परसेंटेज है वो लगातार घटती जा रही है। कैसे? देखिए, स्टार्टिंग में 62% थी 72-73 में, 52% हो गई 99 2000 में, आगे 44% हो गई 2009 और 2010 में। देखिए 10 साल के अंदर ही कितना ज़्यादा फ़र्क आया, लगभग 8%। ठीक है। आगे ये थोड़ी सी बड़ी है 2013-14 में 49.5, अगेन इट हैज़ डिक्लाइंड 46% इन 2015 एंड 16। ओके। रेगुलरली हायर्ड वर्कर्स, जिनको रेगुलर काम मिलता है, ठीक है, टोटल वर्कफोर्स में हमेशा 15% के आसपास ही रहा है। इट इज़ टू होवर अराउंड 15% ड्यूरिंग 72-73 टू 99 टू 2000। ठीक है। इस टाइम पीरियड के दौरान हमारा जो रेगुलरली हायर्ड वर्कर है, टोटल वर्कफोर्स में उसकी परसेंटेज हमेशा 15% के आसपास ही घूमती रही। कभी 12, कभी 14, कभी 16, कभी 17, कभी 13.5, इस तरीके से 15% के मीन्स आसपास ही रही, नहीं तो इससे बहुत ज़्यादा ऊपर गई, नहीं बहुत ज़्यादा नीचे। वहीं 9-10 में 16.8 रही और 15-16 में 2015-16 में ये सिर्फ 17% तक ही रही, मतलब 15% के आसपास ही है ना। और 3.7% जो एम्प्लॉयड पर्सन्स हैं, वो हम अगर देखें ध्यान से तो वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं। इट इज़ इन अकॉर्डेंस टू द सर्वे ऑफ 2015 एंड 16। ओके। नेक्स्ट देखिए बेटा, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी वर्कफोर्स है वो लगातार कैजुअलाइजेशन से सफ़र करती आ रही है। ठीक है। ये सिचुएशन क्यों हुई, कैजुअलाइजेशन लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह देखिए, ज़्यादातर जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कफोर्स हैं वो रूरल एरियाज़ में पाए जाते हैं। मतलब अर्बन एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयड लोग काफ़ी कम हैं। रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे हैं? क्यों? उनके पास खुद की ज़मीन होती है, खेती करते हैं वो खुद, किसी के अंडर काम नहीं करते। ठीक है ना। ज़्यादातर लोग कहाँ पाए जाते हैं? रूरल एरिया में। लोग ज़्यादातर अपने खेतों पर काम करते हैं। ठीक है। और इस वजह से अगर हम ध्यान से देखें, वो आउटपुट में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को अगर वो खेतों में काम नहीं करना चाहें तो उनको काम नहीं मिलता दूसरी जगहों पे, तो उनको मजबूरी में खेतों में काम करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। डिसगाइज्ड मीन्स जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। एक खेत है, उसमें मैक्सिमम आउटपुट लेवल पे पहुंचने के लिए हमें लगा लीजिए 6 लोगों की ज़रूरत है, पर उस पर काम कितने लोग कर रहे हैं? 10 लोग कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास दूसरा काम है ही नहीं। जो 4 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं ना, उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है, तो खाली बैठने से अच्छा है वो क्या करें? खेतों में काम करें, क्यों? कुछ तो अर्निंग होगी। खाली बैठेंगे तो बिल्कुल भी अर्निंग नहीं होगी ना। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा क्या होता है, जो 4 एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं हमारे खेतों में, वो क्या है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। वो अनएम्प्लॉयड तो है लेकिन उनकी अनएम्प्लॉयमेंट दिखती नहीं है। दैट्स वाई दे आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। ठीक है। नेक्स्ट वन, इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है बेटा? देखिए, एम्प्लॉयमेंट को हम ज़्यादातर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर्मल सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है और इनफॉर्मल सेक्टर में। फॉर्मल सेक्टर इट इज़ द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये अकॉर्डिंग टू सम काइंड ऑफ रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चलता है। ठीक है। इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आता है हमारा, पब्लिक एंटरप्राइज आती है और प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स भी आते हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी आती हैं। ठीक है। जो 10 या 10 से ज़्यादा लोगों को काम पे रख सकता है। ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर प्राइवेट एंटरप्राइजेज आते हैं जो 10 या 10 से कम, ठीक है, लोगों को हायर करती है, काम पर रखती है। ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं लोग, इसलिए ये इनफॉर्मल वर्कर कहलाते हैं। ठीक है।
अब देखिए इनकी कुछ खास बातें हैं। फॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स हैं इनकी डिफ्रेंशिएशन आप बात कर सकते हैं। फॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स हैं वो सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट उन्हें मिलता है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ये वाला बेनिफिट उन्हें नहीं मिलता। जैसे प्रोविडेंट फंड है, ग्रेच्युटी है, पेंशन है, ये सब चीज़ें फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों को मिलता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वर्कर्स का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है फॉर्मल सेक्टर में वो प्रोटेक्टेड होता है थ्रू वेरियस लेबर लॉज, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता। इकोनॉमिक इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए फॉर्मल सेक्टर में ट्रेड यूनियंस बनाई जाती है कि उनके साथ किसी तरह की नाइंसाफ़ी ना हो, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई यूनियन नहीं होती है। इनफॉर्मल सेक्टर में जो कंडीशंस हैं वो मार्केट के अकॉर्डिंग चलती हैं। अगर मार्केट में कंडीशंस अच्छी हैं तो आपको काम मिलेगा, नहीं अच्छी है तो आपको उसी वक्त फायर कर दिया जाएगा, ठीक है। वहीं फॉर्मल सेक्टर में ये सब चीज़ें नहीं होती। ओके, तो फॉर्मल वर्कर और इनफॉर्मल वर्कर में ये डिफरेंशिएशन है आपका। ऑलराइट, सो नेक्स्ट, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ये क्या है? इट इज़ अ सिचुएशन, ये वो सिचुएशन है जिसके अंदर फॉर्मल सेक्टर में जो वर्क फोर्स है वो लगातार घटती जा रही है और इनफॉर्मल सेक्टर की वर्क फोर्स लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो हमारे काम करने वाले लोग हैं वो लगातार घटते जा रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इट इज़ द इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। देखिए, इनफॉर्मलाइजेशन, इनफॉर्मल सेक्टर का लगातार बढ़ावा होना, ठीक है, बढ़ना। नेक्स्ट, मार्केट इकोनॉमी एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स, ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड हैं। क्यों? मार्केट इकोनॉमी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर उतना ज़्यादा कम रहेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, रूरल एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी और शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, रूरल और अर्बन। रूरल में डिस्गाइज्ड, सीजनल, इंडस्ट्रियल एंड एजुकेटेड, ये है अर्बन का। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट है जो रूरल सेक्टर में हमें देखने को मिलती है। दीज आर ऑफ टू काइंड्स, डिस्गाइज्ड मैंने पहले बताया था। अगर मान लीजिए हमारे फार्म पे 5 लोगों की ज़रूरत है और वहाँ पे 7 लोग काम कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा 2 लोग काम कर रहे हैं, दे आर द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। इसके बारे में हम पहले डिटेल में कर चुके हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसके अंदर लोगों को, मतलब जो जैसे खेती का काम है, हमारा फार्मिंग है, एग्रीकल्चर कर रहे हैं हम, तो एग्रीकल्चर में 12 महीनों काम नहीं मिलता। जिस सीज़न की मतलब वो फसल होती है उसी सीज़न में हमारे को काम मिलता है, नहीं तो दूसरे सीज़न में हमें काम नहीं मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन कौन सी होती है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की होती है। जब हमारा सीज़न आएगा, गेहूँ हो गया या चावल हो गया, जब उसका सीज़न आता है उस वक्त हम उसको अच्छे से उगाते हैं। जब उसका सीज़न नहीं होता तो उस वक्त हमें घर पे बैठना पड़ता है, हमारे पास कोई काम नहीं होता। तो ये होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, इस तरीके से हमें काम मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन जो शहरी क्षेत्र में अनएम्प्लॉयमेंट होती है। जो अर्बन एरियाज़ में जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जो अनएम्प्लॉयड पीपल होते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। और अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी लगातार इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। वजह क्या है? वही पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन, सॉरी नॉट पॉल्यूशन, इट्स पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की वजह से ये लगातार बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है? इसके अंदर वो इलिटरेट पर्सन्स, इलिटरेट मतलब जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो इलिटरेट पर्सन्स जो काम तो करना चाहते हैं इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, लेकिन काम नहीं मिल रहा उनको, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट, कारण इनके रैपिड राइज इन पॉपुलेशन, लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या, जनसंख्या पे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री,
इंडस्ट्रीज़ ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में ही है, ठीक है। तो इस वजह से जो रूरल एरिया के जो पीपल हैं उनको इंडस्ट्रीज़ में काम करना वो चाहते हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल पाता। क्यों? उन्हें बाहर जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके जो हमारा खर्चा पानी है, रहने का, खाने का, पीने का, 2 वक्त की रोटी का, ये सब खर्चे निकालने काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। क्यों? हमारे पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। इंडस्ट्री ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे विश्वास करती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बजाय टेक्नोलॉजी पे भी विश्वास करते हैं। क्यों? टेक्नोलॉजी से ज़्यादा उन्हें बेटर मतलब प्रोडक्शन भी मिलता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी को एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है? जिसमें एजुकेटेड पर्सन को जॉब नहीं मिलती अकॉर्डिंग टू हिज, मतलब उसकी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको जॉब नहीं मिलती, ठीक है ना। देखिए इसमें अनएम्प्लॉयमेंट के कौन कौन से इसमें अकाउंटिंग है फैक्टर्स। ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर गांव में एजुकेशन की फैसिलिटी है। अब जब सभी लोग शिक्षित हो गए हैं, एम्प्लॉयमेंट इतनी जनरेट हो नहीं रही है, तो वो क्या करेंगे? बेरोजगार हो रह जाएंगे, ठीक है ना। और सबसे बड़ा हमारा जो लूप होल है बेटा वो क्या है? वो यही है कि एजुकेशन हमारी सिर्फ डिग्री के ऊपर बेस्ड है, डिग्री बेस्ड एजुकेशन है हमारा सिस्टम। हमारा सिस्टम जॉब बेस्ड नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंट बेस्ड नहीं है, सिर्फ डिग्री बेस्ड, हमें डिग्री मिल जाएगी। एजुकेशन सिस्टम वही है, डिग्री ओरिएंटेड है। और इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट ये ज़्यादा क्यों बिहाइंड रह गई है कि देखिए मान लीजिए मैंने MBA कर रखा है, MBA किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मैं एज अ PN वर्क कर रही हूँ, एम्प्लॉयड तो हूँ मैं, बट मैं अपनी क्वालिफिकेशन से कम लेवल का वर्क कर रही हूँ, तो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस रूरल एंड अर्बन। अभी हमने रूरल और अर्बन के दोनों अलग अलग पढ़ी थी। अब जो रूरल में भी अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है और अर्बन में भी, दोनों ही एरियाज़ में मिलती है, वो कॉमन टाइप्स कौन कौन से हैं? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है? इसके अंदर वर्कर काम करना चाहता है, उसके काम करने की उसमें क्षमता भी है, बट ही डू नॉट गेट वर्क, उसको काम ही नहीं मिलता। अनएम्प्लॉय रहता है फॉर द फुल टाइम, वो पूरा अपनी फैमिली पे, अदर मेंबर्स पे डिपेंड रहता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल मीन्स ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अब हम टेक्नोलॉजी चेंज होने से ज़्यादा मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, तो जो पहले वर्कर्स काम कर रहे थे अब उसकी जगह मशीनें यूज़ हो रही है, तो जो पहले वर्कर काम कर रहे थे वो सारे अनएम्प्लॉयड हो गए ना। पैटर्न ऑफ डिमांड, डिमांड का पैटर्न चेंज हो गया, क्यों? काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, काफ़ी वजह से, जैसे अगर मान लीजिए अभी किसी प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में, कल नहीं रही तो वो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, कितनी देर तक लॉस झेलेगी, और इंडस्ट्री के बंद होने से उसमें काम कर रहे सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट की कौन सी सिचुएशन होती है? इसके अंदर वर्कर को फुल टाइम के लिए जॉब नहीं मिलता है, कुछ महीनों के लिए या कुछ घंटों के लिए ही जॉब मिलता है, ठीक है ना। जैसे एक व्यक्ति को मान लीजिए 8 घंटे काम वो कर सकता है, करना चाहता है, लेकिन उसको सिर्फ 4 घंटे ही काम मिलता है, तो इट इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओके। नेक्स्ट, विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। विजिबल, देखिए अंडर एम्प्लॉयमेंट के 2 पार्ट्स हैं, विजिबल एंड इनविजिबल। विजिबल, इसमें जो लोग हैं वो कम टाइम पीरियड के लिए काम करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति है 8 घंटे काम कर सकता है, उसको सिर्फ 4 ही घंटे काम कर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर मेरे पास, जैसे मैंने MBA कर रखा है और मैं एज अ क्लर्क वर्क कर रही हूँ, ठीक है, या फिर एज ऑन अ रिसेप्शनिस्ट की बेसिस पर हम वर्क कर रहे हैं, तो इट इज़ इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसके अंदर ये वाली अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन तब होती है जब मैं किसी और जॉब में जाना चाहती हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर हूँ और मैं कहीं बाहर जाके जॉब करना चाहती हूँ, अब ऐसा तो नहीं है मैं जैसे ही बाहर जाऊँगी मुझे जॉब मिल जाएगी, है ना। तो बाहर जाने के बाद मैं जितने टाइम के लिए अनएम्प्लॉय रहती हूँ, जब तक मुझे जॉब नहीं मिल जाती,
दैट इज़ नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अकॉर्डिंग टू द साइकिल जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। साइकिल कौन सी? जो हमारी सिचुएशन है, फेजेस ऑफ बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। बूम महंगाई की, रिसेशन महंगाई थोड़ी कम हो रही है, डिप्रेशन मंदी की सिचुएशन आ गई, रिकवरी मंदी की सिचुएशन अब खत्म हो रही है। तो ये सिचुएशंस हैं। इन सिचुएशन में जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पैदा होती है वो सिचुएशन क्या कहलाएगी? हमारी साइक्लिकल अंडर एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप्स। कल हम इसके कॉजेज़ करेंगे। आज आपको ये पूरा का पूरा टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रूरल, अर्बन और फॉर्मलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन, कैजुअलाइजेशन और जॉबलेस ग्रोथ, इन सभी टॉपिक्स को अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करना है और रिवाइज करना है, ठीक है। इन टॉपिक्स में से अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई तो उसके बारे में पूछिएगा बेटा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।